हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा पेपर जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। हिंदी में इसको खाद्य पोषण और स्वच्छता बोलते हैं। ठीक है। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों को ये पेपर पढ़ना है और ये उनको को करिकुलर के तहत पढ़ना है, यानी कि ये कंपलसरी पेपर है। इसमें पास होना भी हर बच्चे को ज़रूरी है और यदि किसी पेपर में कितना भी नंबर आ जाए, इसमें अगर कोई बच्चा फेल होता है तो पूरी तरीके से फेल माना जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, इसके फ़ायदे कई सारे हैं। पहला फ़ायदा तो ये, आपको अपने भोजन के बारे में पता चलेगा, क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, भोजन से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब आप जान पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ठीक। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो आगे चल के आप देने वाले हैं, जैसे एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया या जो भी हो गया, वहाँ पे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक फ़ायदा और है, आगे जाके आप बीटीसी बीएड और भी बहुत तरह के नर्सिंग और भी कोर्सेज करते हैं ना, तो वहाँ भी यही सारी चीज़ें बहुत मिलती जुलती हैं। ठीक। तो कहने का अर्थ है इस पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और चलिए, हम पढ़ने से पहले आपको पहले ये बता देते हैं इसका सलेबस क्या है। तो देखिए, इस पेपर में 4 यूनिट हैं और चारों यूनिट कुछ इस तरह से हैं। जैसे पहला जो यूनिट है, इसमें हम फूड और न्यूट्रिशन यानी कि भोजन और पोषक तत्व का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है हम दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, माइक्रो और माइक्रो होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है। और भी आप जो है कि इसको जो है कि रोक करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तीसरा यूनिट है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1000 डे ऑफ न्यूट्रिशन। कहने का अर्थ ये है कि 1000 दिन का पोषण। ये हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ेंगे इसको, ताकि वीडियो पड़ा रहेगा तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। या जिनका मिस हो गया ऑफलाइन क्लास, वो जो है देखेंगे। चौथा यूनिट कौन सा है, तो चौथा यूनिट है, इसमें ना कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट है, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और उनका इलाज कैसे है, उनसे बचा कैसे जाए। जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मोटापा हो गया और डायरिया हो गया, टाइफाइड, बहुत तरह की बीमारियां हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको हमने ये बता दिया कि ये 4 यूनिट कौन कौन से हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर में ये पेपर आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो यहाँ हम आपको कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं, जैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो सॉरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है 2024 में, आप देखेंगे, एक क्वेश्चन याद रखिएगा ये, कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है 2024 में, उसमें भारत की रैंक 105 है 127 देशों में। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, तो ये देश में कितनी भूखमरी है, तो पूरे विश्व में 127 देशों का डेटा इकट्ठा किया गया और भारत 105वें स्थान पे है, यानी कि यहाँ भूखमरी बहुत ज़्यादा है। भूखमरी इतनी ज़्यादा है कि 220 मिलियन लोग जो है ये कहीं ना कहीं कुपोषित हैं, भूख से मर रहे हैं। ठीक है। ये 2022 की एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है। वैश्विक स्तर पे अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें क्या समस्या थी, तो 5 वर्ष से कम आयु के 149 मिलियन, आप ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 149 मिलियन बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं। अभी स्टंटिंग क्या होती है इसको भी हम आगे आपको समझाएंगे। 45 मिलियन बच्चे वेस्टिंग के शिकार हैं, वेस्टिंग के शिकार हैं। 37 मिलियन बच्चे जो है ओवरवेट या मोटापे से शिकार हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो स्टंटिंग, वेस्टिंग और मोटापा ज़्यादा होना या कम होना, इसी को हम कुपोषण बोलते हैं ना। तो वही अलग अलग कंडीशन है। आगे आपको अगर और बताएं तो आप देखेंगे कि 1.9 बिलियन जो युवा हैं वो मोटे हैं, विश्व की बात हो रही है। और देखेंगे कि 462 मिलियन जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अंडर वेट है, यानी वजन जो है उम्र के अनुसार बहुत कम है। तो आपको अनुमान लग रहा होगा कि खाना तो है उनके पास, लेकिन कैसे खाना है यही नहीं उनको पता है। तो या तो कोई मोटा ज़्यादा है या तो कोई पतला ज़्यादा है, और इसी दोनों चीज़ों के बीच में लोग अटके पड़े हैं। स्वस्थ व्यक्ति आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यही सब सारी समस्याएं हैं जिससे आपको जो है कि इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। अब चलिए, वो तो विश्व की बात हमने देखी, अब हम आपको भारत की बात दिखाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी 5वें नंबर का आया है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, भारत में जितने भी परिवार हैं उन परिवारों में कौन सी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, उसको जो है कि ये एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ पे कैसी स्थिति है। तो देखिए इसमें कुपोषण के बारे में बताया गया है कि 5 वर्ष की कम आयु के 35% बच्चे जो हैं, 35.5, स्टंटिंग के शिकार हैं। ठीक है, अब स्टंटिंग आप सोच रहे होंगे कि स्टंटिंग क्या होती है, तो नाटा सुने हैं, नाटा यानी कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे का नेचुरल हाइट जो होता है 5 मीटर है ना, सॉरी 5 फुट है, 5 मीटर तो ताड़ का पेड़ हो जाएगा। 5 फुट का कोई बच्चा नेचुरल होने वाला है, लेकिन उसको खान पान बचपन में मिला ही नहीं तो वो 4 फुट का रह जाएगा। तो ये जो हाइट का कम हो जाना होता है ना, इसी को स्टंटिंग बोलते हैं, नटूला बोलते हैं, या लोग नाटा बोल देते हैं ना लेकिन ऐसा कुपोषण की वजह से होता है, भोजन न मिलने की वजह से होता है। वेस्टिंग क्या होती है, वेस्टिंग में क्या होता है ना कि बच्चे की जो उम्र होती है, उम्र के अनुसार लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और मोटाई बहुत कम होती है। तो आप देखे होंगे कुछ बच्चे टिटराहा से होते हैं, एकदम पतले से, लंबे तो होते हैं लेकिन शरीर में मांस नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे भी कुपोषण के शिकार ही होते हैं, इनको बोलते हैं वेस्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि उम्र के अनुसार अगर हाइट बहुत छोटी हो जाती है तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं, और उम्र के अनुसार लंबाई ज़्यादा हो जाती है, वजन नहीं रह पाता है शरीर में, पतला दुबला एकदम हो जाता है, तो उसको वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक, अल्प वजन का क्या अर्थ है, मान लीजिए उम्र हो गई 30-32 साल की, और वजन 40 किलो का है, तो इसको जो है कि हम अल्प वजन बोलते हैं। ठीक, तो 32% बच्चे तो अल्प वजन हैं, और 3% बच्चे अति वजन है। अति वजन मतलब कि मोटापा के शिकार है, एकदम थुल हैं, चल रहे हैं तो हिल रहा है शरीर, थल थल चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बच्चे, सभी की सभी चीज़ें कुपोषण का ही एक लक्षण है। ठीक है, और अगर आप बात करें तो 15 से 49 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं वो कुपोषित हैं 18%। यानी कि हर 100 में से 18-19% महिलाएं जो हैं ये कहीं ना कहीं कुपोषण की शिकार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनीमिया की। तो एनीमिया क्या होता है, जब किसी में आयरन और खून की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं व्यक्ति एनीमिया हो गया है। यानी कि ब्लड अगर 1 लीटर होना चाहिए लेकिन 500 ml है, आधा लीटर है, तो कहेंगे कि एनीमिक हो गया। 700 ml है तो एनीमिक हो गया। जितनी शरीर में मात्रा खून की होनी चाहिए अगर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एनीमिया का शिकार है। और जिस व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है वो कहीं ना कहीं और भी बहुत तरह की बीमारियों से जो है ग्रसित हो जाता है। तो ये हो गया। अगर आपको डेटा बताएं तो पुरुष जो है 25 जो है कि परसेंट है, महिलाएं देखिए ठीक 2 गुना 1.5 गुना जो है कि एनीमिक हैं। ठीक है, अब लड़कों की देखेंगे तो 31% है, लड़कियां 60% एनीमिया की शिकार हैं। ठीक, गर्भवती महिलाएं जो है 52% जो है कि एनीमिया की शिकार हैं। बात समझ में आई कि नहीं। जो 6 से 59 माह के बच्चे हैं ये जो है 67% खून की कमी है, आप समझ रहे हो। और आप देख रहे हो कि बच्चियों में 2 गुना एनीमिया है, मतलब कि 2 गुना जो है कि ब्लड की कमी है। यानी कि अगर 25 बच्चे 30 बच्चों में अगर खून की कमी है ना, तो 60 लड़कियों में जो है कमी है। इसका रीज़न एक बहुत बड़ा ये है कि एक तो बच्चियों का घर में ख्याल उतना अच्छे से रखा नहीं जाता है, और बच्चियां जब किशोरावस्था प्यूबर्टी में आ जाती हैं तो उनको पीरियड साइकिल शुरू हो जाती है, और इन बच्चियों को, इन बहनों को जो है भोजन उस समय बहुत आयरन वाला दिया जाना होता है, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। या ये बच्चियां भी बहुत बार लापरवाही करती हैं। करती क्या है कि जब पीरियड आएगा तो ये नहीं कि थोड़ा ध्यान रखें, सेव वगैरह पालक वगैरह खाएं, तो सेव पालक महकता है इनकी नाक में। ठीक है, और जैसे ही गोलगप्पा चाउमीन का ठेला देखेंगी तो पूरा ठेला खा जाएंगी अगर वो ठेला वाला मना ना करे तो इसलिए जो है इनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर सेव जाता है शरीर में, पालक जाता है तो आयरन की मात्रा बढ़ती है, सोयाबीन वगैरह चना वगैरह खाती हैं तो आयरन की मात्रा बढ़ती है। इससे बच्चियां का जो बच्चियों का शरीर है उसमें आयरन बढ़ने की वजह से खून बढ़ने लगता है। लेकिन ये खाएंगे वही गोलगप्पा जो नाली के पानी मिला के बेचते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे मैंने देखिए बताया हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है 105वें स्थान पे भारत है। बहुत बुरी स्थिति है, एकदम भूख मर रहे हैं, 220 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार हैं भारत में अभी।
220 बहुत होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए और भी डेटा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डेटा दिखाने का क्या मतलब था, मैं क्यों दिखा रहा था, ये मैं इसीलिए दिखा रहा था कि आप जो है खाना आपके पास है लेकिन आपको तरीका नहीं है खाने का। मैं इसलिए दिखा रहा था कि जो आजकल लोग अंड संड खा के जो है बीमार हो जा रहे हैं, मर मुरा जा रहे हैं, बीमारियां इकट्ठा कर ले रहे हैं, वो जो है आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये सब डेटा दिखा रहा हूँ ताकि आप डरें, थोड़ा अवेयर रहें और अपने खान पान में ध्यान रखें। एक चीज़ और मुझे ध्यान आ गई, आप देखिए यहाँ पे ट्रांस फैट की बात की जा रही है ना। ये ट्रांस फैट क्या होता है जी, पहले आप सुनिए, फैट क्या होता है पहले ये समझिए। फैट जो होता है ना, जो भी तेल वाली चीज़ें खाते हैं उसको फैट बोलते हैं। जैसे घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, चाहे कोई सा भी तेल, तो ये सिर्फ एक फैट है। अगर नेचुरल है, जैसे मान लीजिए गाय का शुद्ध घी हो गया, या फिर सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, तो ये तो फैट हो गया। लेकिन जो कंपनी वाले हैं वो क्या करते हैं, इस 1 केजी तेल को 1.5 केजी बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजन गैस जोड़ देते हैं जी। हाइड्रोजन गैस जो है मशीन के द्वारा इसमें ऐड कर देते हैं, 1 केजी का तेल 1.5 केजी का हो जाता है और उसको जो है बेच के फ़ायदा कमाते हैं। और लेकिन यह करता क्या है, जब ये नॉर्मल फैट होता है तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, शुद्ध जो घी होता है, शुद्ध तेल होता है। जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस जोड़ी जाती है, ये खराब हो जाता है। ये जा करके आपकी जो खून वाली नली होती है, उस खून वाली नली को ये ब्लॉक करने लगता है। और जैसे ही ब्लॉक करेगा तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बीमारियां जो होती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो जो भी आप तला भुना खाते हैं, मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, चॉकलेट, पिज्ज़ा और पता नहीं क्या क्या बिकता है, पैकेट की जो भी चीज़ें हैं, सब में जो तेल इस्तेमाल किया जाता है यही ट्रांस फैट यूज किया जाता है। और इसी वजह से आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि पूरे विश्व में 5.4 मिलियन लोग, आप ये समझिए 54 लाख लोग हर साल मरते हैं सिर्फ ट्रांस फैट की वजह से। WHO और FSSAI ने सजेस्ट किया है कि 2022 तक भारत को अपना ट्रांस फैट अपने खाने में 2% मिलाना है। लेकिन यहाँ पे सब के सब जो है चोट्टे हैं, सब जो है सिर्फ कमाना चाह रहे हैं सभी के सभी, और आपको मुआना चाह रहे हैं। तो इतना ज़्यादा जो है मिलावट कर रहे हैं। तो बच्चे ध्यान रखना कि आप जो है कम से कम ढंग की चीज़ें खाइएगा और ढंग से जो है अपने शरीर का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट ये पढ़ लेते हैं कि आखिर में ये भोजन क्या है, पोषण क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है। तो भोजन की परिभाषा सुनिए। भोजन वो पदार्थ होता है, चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव हो, यानी सॉलिड हो लिक्विड हो, जिसको हम ऊर्जा लेने के उद्देश्य से लेते हैं। यानी कोई भी चीज़ खाते हैं ये सोचकर कि हमें इससे ऊर्जा मिलेगी। ठीक, वो भोजन जब खाते हैं तो हमारे शरीर में पच जाता है। पचने के बाद जो है हमारे शरीर का, हमारे मन का विकास करता है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसको हम भोजन या फूड बोल देते हैं, जिसमें कि दाल चावल रोटी आती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं वो भी ठोस है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी ठोस है, बहुत सारे लोग जो है कि ये अल्कोहल ड्रिंक पीते हैं ये भी जो है कि ठोस द्रव है, ये जो भी है। यानी ये भोजन ही हुआ ना, तो बिल्कुल भोजन नहीं है जी। ये आप खाते हैं, ऊर्जा इससे आपको नहीं मिलती है। ये आप खाते हैं, आपके शरीर में पचता ठीक से नहीं है। ये आप खाते हैं, आपके शरीर का, आपके दिमाग का विकास नहीं करता है। तो भोजन कहाँ है जी, ये तो जहर है। तो ध्यान रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक पी के जो है कि सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं ना, तो वो दलिद्र हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं है, बीमार हो जाते हैं। अब ये देखिए भोजन क्या होता है हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं। तो देखिए जब आप भोजन करते हैं ना, तो उस भोजन में आप मान लीजिए 100 ग्राम आपने भोजन किया, लेकिन आप क्या करते हैं, दौड़ते हैं, पसीना निकलता है बॉडी से, आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि मूत्र त्याग करते हैं, पेशाब करते हैं, और जो है लैट्रिन वगैरह जाते हैं, फ्रेश होते हैं, जो भी। तो आपके शरीर से जो है कुल खाए हुए भाग का 90 ग्राम निकल गया, यानी कि 100 ग्राम आपने खाया, 90 ग्राम शरीर से बाहर हो गया। अब क्या होगा, ये जो 10 ग्राम आपकी शरीर ने सोख लिया, जब आप खाए थे पचा, पचने के बाद शरीर ने सोख लिया, तो ये जो शरीर भोजन का जो भाग सोख लेती है, इसको ले जाके खून में मिला देती है।
और जो ये जो तत्व हैं ये पूरे खून के माध्यम से शरीर में पहुंच जाते हैं। कोई हमारे जो कोशिका है उसको जो है कि अच्छा करता है, कोई हमारा वृद्धि करता है, कोई लीवर ठीक रखता है, कोई सांस प्रक्रिया को सुधारता है। यानी कि बहुत सारा काम जो होता है यही भोजन का हिस्सा करता है। ठीक है, इसी को हम पोषक तत्व बोलते हैं। बात समझ में आई? तो देखिए, भोजन में उपस्थित रासायनिक तत्व यानी कि जो भी हमारा केमिकल होता है भोजन में, उस जो हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को परफॉर्म करता है, चलाता है। यानी कि खून का दौड़ना, सांस का लेना, कोशिकाओं का खाना बनाना, ये सब काम जो भोजन का हिस्सा कराता है उसी को हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। उदाहरण में आपको मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो यहाँ देखिए, अब ये जो है यहाँ पे 6 पोषक तत्व माने जाते हैं, इसको रट लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। ठीक है, हमने आपको बेसिक बता दिया कि क्यों इसको पढ़ा जा रहा है, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आजकल विश्व में। हमने आपको भोजन की डिफिनेशन बता दी, हमने आपको न्यूट्रिएंट्स की जो है डिफिनेशन बता दी। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो पोषक तत्व थे ये करते क्या हैं। ठीक है, तो ये जब हमारे शरीर में जाते हैं ना तो ये हमारे शरीर का पोषण करते हैं। तो पोषण पूछ लेता है क्या होता है। तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके हमारा शरीर अपना काम करता है। यानी कि मान लीजिए हम छोटे बच्चे थे, अब जो है हम बड़े हो गए, तो हमने जो है कि हमारा शरीर जब छोटा था, हाथ पैर नाक कान छोटा था, लेकिन धीरे धीरे अब जो है कि बड़ा हो गया तो सारे शरीर के अंग बड़े हो गए। तो ये जो हम शरीर में विकास देख रहे हैं, ये विकास कैसे हुआ? हमने हर दिन पोषक तत्व लिया, हमने दूध दही मलाई जो है खाया, दाल चावल रोटी खाया, तो खाने से शरीर में जो विकास हुआ, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंगों की वृद्धि हुई, हमारे बुद्धि की वृद्धि हुई, हमारा जो है कि कहीं न कहीं हमारे जो श्वसन प्रक्रियाएं या शरीर की समस्त क्रियाएं जो हैं सक्रिय रूप से चलती रहीं। तो ये जो बदलाव हुआ शरीर में ना, इसी को बोलते हैं पोषण करना। ठीक है, या पोषण होना। तो पोषक तत्वों के इस्तेमाल से शरीर में जो सकारात्मक विकास होते हैं, जो हमारी समस्त शारीरिक क्रियाएं चलती हैं, उसी को हम पोषण बोलते हैं। ठीक, तो मम्मी कहती है ना कि पाल पोस के बड़ा कदलित लगला हमके जो है कि आंख दिखावे। तो ध्यान रखिएगा, पोषण का अर्थ होता है शरीर में पोषक तत्वों का लगना और शरीर का विकास करना। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, यानी कि पोषण की स्थिति क्या होती है। तो आपको हम समझा दें कि ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि शाम को क्या खाते हैं, या फिर आप चावल ज़्यादा खाते हैं या रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें डॉक्टर कभी कभी आपका वजन चेक करता है, आपकी हाइट मापता है। ठीक है, नहीं कहीं किसी दिन कह देगा कि आप पेशाब का ले आइएगा, अपना टेस्ट करना है, यूरिन टेस्ट, खून चेक करते हैं लोग। क्यों करते हैं? वो ये जो चेक करते हैं ना, तो ये इसीलिए करते हैं ताकि वो जान सकें कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है या कौन सी चीज़ जो है। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टर यही जानने के लिए सब चेक करते हैं कि आपके शरीर में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है। ठीक, तो पोषक तत्व देने से पहले व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की वर्तमान स्थिति जानने को ही हम पोषक तत्व पोषण स्थिति या न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके कौन कौन से तरीके हैं, तो देखिए बॉडी मास इंडेक्स है। ठीक है, त्वचा और मांसपेशी की मोटाई मापना है, खून और पेशाब का कंसंट्रेशन मापना है, खोपड़ी की परिधि नापना है। तो कई सारे तरीके हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो भोजन है, ठीक है, वो भोजन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो देखिए भोजन को हम दो तरीके से बांटते हैं। भोजन को हम दो तरीके से बांटते हैं। पहला तो पोषक तत्व के आधार पे, ठीक है, यानी कि भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो भी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब, तो इनके आधार पे भोजन कितने टाइप्स का होता है। तो जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उतने ही टाइप के भोजन होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, तो वो भोजन जो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि शकरकंद हो गया, ठीक है, आलू हो गया, चावल हो गया,
तो ये सब जो भी भोजन है ना, ये कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन है। इसमें जो है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। बीन्स हो गया, डाइटरी प्रोडक्ट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया ना, तो ये हो गया। अगला है प्रोटीन वाले भोजन। प्रोटीन किस में होता है? तो ये जो है कहीं ना कहीं प्रोटीन, देखिए हमारे शरीर को रिपेयर करता है, ठीक, और हमारे शरीर का विकास करता है, ठीक। कहाँ पाया जाता है? तो मछली में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है, मूंगफली के दाने में पाया जाता है। तो बहुत सारा जो है कि ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जहाँ पाया जाता है। एक चीज़ और नोट करिए आप, कार्बोहाइड्रेट यदि आप 1 ग्राम खाते हैं तो इसमें जो है 4.4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4.4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक चीज़ और नोट करिए, 1 ग्राम अगर आप फैट खाते हैं, तेल घी खाते हैं ओरिजिनल, तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम खाने पे 4.4 कैलोरी, प्रोटीन खाने पे 4 कैलोरी, और 1 ग्राम फैट खाने पे 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन वाले भोजन देख लिए। फैट वाले भोजन क्या होते हैं? फैट जो होता है शरीर में चिकनाहट बनाए रखता है, ठीक है, चमक बढ़ाता है। अगर अच्छा फैट खाते हैं तो और भी जो हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? तो जितने भी तेल वाली चीज़ें घी वाली होती हैं, सीड बीज वगैरह जो भी होते हैं, वो सभी जो है फैट वाले होते हैं। विटामिन्स वाले भोजन क्या होते हैं? तो विटामिन्स वाले भोजन खास तौर पे हरी सब्जियां, फल फूल, पत्तेदार सब्जियां, ये जो होती हैं वो विटामिन्स उसमें पाए जाते हैं ना। मिनरल्स वाले भोजन की अगर हम बात करें तो फिश, एग, जो भी दाल वगैरह होती है उसमें मिनरल्स जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया भोजन किस आधार पे? पोषक तत्वों के आधार पे। भोजन का दूसरा टाइप क्या होता है? काम के आधार पे। यानी कि जो व्यक्ति कम काम कर रहा है उसको जो है कैसे भोजन, ज़्यादा काम वाले को कैसे भोजन। तो देखिए एनर्जी यील्डिंग फूड, यानी कि एनर्जी देने वाले फूड क्या होते हैं? जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, जैसे वर्कर हैं, मजदूर हैं, तो उनको ज़्यादा जो है कि चाहिए, ठीक। जिसको तेल हो गया, डाइटरी फूड हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब देना होता है। बात समझ में आई? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब कि शरीर को हेल्दी बनाने वाले, जैसे मांस हो गया, मीट हो गया, एग हो गया। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, इस तरह का कुछ करते हैं ना, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। अगला है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड में क्या होगा? ये प्रोटीन मिनरल्स जो होते हैं जो आपके बॉडी को परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो है कहीं ना कहीं है। तो बॉडी टेम्परेचर, मसल कंट्रैक्शन, इन सब सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह को, ठीक। उसके बाद फंक्शनल फूड है। फंक्शनल फूड में वे सारी चीज़ें आती हैं जिसमें जो है इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, मेंटेन करते हैं हेल्थ को, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल फूड। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं फूड पिरामिड क्या होता है। यानी कि हमें कौन सा भोजन कितना लेना चाहिए, वो उसको हम अगर एक पिरामिड के तौर पे देखें तो बच्चे उसको हम फूड पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा भोजन कितना लेना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं पिरामिड, ये फूड पिरामिड है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वहीं से ये है। तो देखिए फूड पिरामिड में हमें देखेंगे कि कौन सा भोजन कितना करना है। तो देखिए हर जगह ये सजेस्ट किया जा रहा है, पहली चीज़ तो आप एक्सरसाइज डेली करिए ताकि आपका भोजन जो खाते हैं शरीर को लगे। तो जो भोजन है सबसे ज़्यादा अनाज, हरी सब्जियां, ये सब खाने चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद क्या खाना चाहिए? फल फूल जो होते हैं, ठीक है, तेल वगैरह थोड़े मोड़े अच्छे वाले खाने चाहिए। जो मांस है, जो मछली है, ये सब सारी चीज़ें थोड़ी सी कम खानी चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है जो डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क वगैरह हैं, वो उससे भी कम होने चाहिए, ठीक है। और जो तेल वाली चीज़ें होती हैं आप देखेंगे यहाँ पे, अब मांस वगैरह होता है वो सबसे कम, ब्रेड वगैरह है, ठीक है, तो ये सबसे कम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना कि कौन सा भोजन ज़्यादा, तो अनाज, वेजिटेबल आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है मछली वगैरह, दूध वगैरह, उसके बाद जो है सबसे कम तेल।
तो ये सब जो है कि आपको खाने का तरीका है। लेकिन जब आप घरों में रहे होंगे तो आपको ऐसे ही मिलता है, आपकी थाली में मम्मी चावल दाल ज़्यादा देती हैं, हरी सब्जी उससे कम और तेल वगैरह उससे कम, यानी कि ये फूड पीरियड जो पिरामिड जो होता है घर में अच्छे से फॉलो किया जाता है। लेकिन जैसे आप ठेला पे निकलते हैं, आप मार्केट जाते हैं, वहाँ चाउमीन खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वहाँ कुछ भी आपका फूड पिरामिड जैसा है ही नहीं। सब का सब जो है ऊपर नीचे खा रहे हैं, इसीलिए लोग मर रहे हैं इतना ज़्यादा ना। तो हमने क्या देखा, आपको मैंने बता दिया फूड क्या होता है, फूड के टाइप्स कौन कौन से हैं, हमने ये देख लिया कि फूड पिरामिड क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब जो है ये जो भोजन था, इस भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, प्रोटीन पाया जाता है, हाँ प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे टिश्यू जो होते हैं, हमारी मसल्स होती हैं, उनको ग्रो करता है, ठीक है। और इससे एनर्जी भी हमें मिलती है। अभी मैंने बताया 1 कैलोरी प्रोटीन खाने में कितना जो है कि 1 ग्राम प्रोटीन खाने में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये बॉडी को मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। शरीर को अगर ऊर्जा देना है तो कार्बोहाइड्रेट आप खा लीजिए। चावल देखिए आप खा लेते होंगे तो बहुत टाइम तक जो है ऊर्जा रहती है आपके शरीर में ना। चलिए फैट क्या होता है, तो फैट जो है तेल वाली सारी चीज़ें होती हैं, अभी हमने आपको बता दिया ना। चलिए ये सब हो गया। आप ये चार्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें खाने से विटामिन बी मिलेगा, फाइबर किससे मिलेगा, आयरन किससे मिलेगा, मैग्नीशियम किससे मिलेगा, जिंक कैसे मिलेगा ना। तो ये चार्ट आप देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे हिंदी में भी है कि अगर प्रोटीन लेना है तो क्या क्या खाना है, और विटामिन लेना है तो क्या क्या खाना है। रटना नहीं है जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको रटना नहीं है। और ना तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन के किस किस में पाया जाता है। हाँ आपसे ये पूछा जा सकता है ना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे क्या होता है, पालक है तो पालक में ऐसा नहीं कि सिर्फ विटामिन पाया जाएगा, उसमें आयरन भी पाया जाएगा, उसमें जो है कि जिंक भी पाया जाएगा, उसमें विटामिन जो है कि सी भी पाया जाएगा। कहने का अर्थ है एक चीज़ में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं ना। तो रटना नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस, ठीक। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप। आगे अब हम बात करने वाले हैं डाइट क्या होती है। आप सुने होंगे ना, लोग कहते हैं तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, डॉक्टर बोलता है अच्छी डाइट लो। डाइट होता क्या है सुनिए। तो डाइट की डिफिनेशन ये है कि आप पूरे दिन में जो भी चीज़ खाते पीते हैं उसी को आपका डाइट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ें पूरे दिन में आप खाते हैं वही आपका आहार है, वही आपकी डाइट है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया डाइट। अब डाइट के बाद आता है हमारा बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, जो आप सिर्फ खा रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो आपका डाइट है, ठीक है। कुछ लोग जो है 2 ही रोटी खाते हैं, कुछ लोग जो है पूरा जो है कि दाल चावल सब्जी हरी घी सब कुछ खाते हैं। तो ये सब जो भी दिन में खाते हैं ये डाइट है, ठीक। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बैलेंस डाइट जो होती है वो होती है डाइट जिसमें सभी 6 के 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, पानी, फाइबर, जो भी चीज़ें हैं, विटामिन्स, सभी की सभी अगर आपके थाली में हैं, ठीक है। सब्जी हो गया, घी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, सब है। तो इस तरह की डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी आपके माइंड का अच्छे से डेवलपमेंट करता है। तो डाइट और बैलेंस डाइट में फ़र्क समझ में आया। डाइट है जो कि कुछ भी खा रहे हैं दिन भर, चाहे वो पूरा भोजन है या नहीं है, वो हमारा डाइट कहा जाएगा। बैलेंस डाइट कब कहेंगे, जब सभी के सभी पोषक तत्व हैं, क्वांटिटी भोजन की थाली में अच्छी है, भोजन की क्वालिटी अच्छी है, तो इसको हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं। तो डाइट और जो है बैलेंस डाइट में फ़र्क समझ में आ गया। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि जो बैलेंस डाइट है, ये बैलेंस डाइट जो है कैसे तय की जाती है।
कि कौन सी उम्र के लोगों को कैसी बैलेंस डाइट लेनी है। क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं उनको तो बैलेंस डाइट उनकी अलग होगी, जो जो छोटे बच्चे हैं थोड़े से बड़े हो गए हैं उनको अलग है, आप लोग हैं आपके लिए अलग डाइट होगी, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, नॉर्मल लेडीज़ हैं उनके लिए अलग डाइट होगी, बूढ़े लोग हैं अलग डाइट होगी। तो ये जो डाइट है ये कैसे तय होती है, ठीक है। तो देखिए हर किसी की डाइट तय करने के लिए एक स्केल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक स्केल बनाया गया है, ठीक है। तो वो स्केल को हम बोलते हैं RDA। क्या बोलते हैं? RDA। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये अलाउंस क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA क्या होता है? तो RDA एक पैमाना है ना, ये तय करता है कि कौन सी उम्र के लोगों को किस तरह की बैलेंस डाइट दी जानी चाहिए, ठीक है। ये कौन तय करता है? तो भारत में एक संस्था है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। यही जो है तय करती है RDA, और RDA जो है तय करता है कि बैलेंस डाइट किस उम्र को लोगों को किस तरह की चाहिए, ठीक है। तो आपको बैलेंस डाइट चार्ट हम आगे दिखाएंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए इन्फांट चाइल्ड जो नवजात शिशु है 0 से 6 महीने का, ठीक है, या 6 से 12 महीने का, 1 से 3 साल का, उनके लिए RDA देखिए इतना तय किया गया है ना। चिल्ड्रेन के लिए 200 है, एडल्ट्स के लिए 400 है, यानी कि इनकी पूरी कैलोरी इतनी ही होती है, ठीक। अगर बात करें RDA जो होता है कितना होता है महिलाओं के लिए, तो 1800 से 2100 कैलोरी, 1800 से 2100 कैलोरी पर डे का RDA महिलाओं का होता है, ठीक। और पुरुषों का 2200 से 2700 कैलोरी, यानी कि पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, कैलोरी की। तो या ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये कौन तय कर रहा है? तो RDA तय कर रहा है। बात समझ में आई? तो RDA 1944 से जो है कि ये कहीं ना कहीं बनाया गया है, ICMR इसको हैंडल करती है। अभी 1993 से जो है लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट क्या है। तो देखिए बैलेंस डाइट खाएंगे तो आपको सभी पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, शरीर का विकास अच्छे से होगा, कुपोषित नहीं होंगे, दिमाग अच्छे से काम करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप बीमार नहीं होंगे। तो बैलेंस डाइट खाने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि जो बैलेंस डाइट होती है, ठीक है, वो बैलेंस डाइट किसको किस तरह से लेनी है। तो यहाँ देखिए आप भी तय कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है। तो ये देखिए यहाँ पे स्कूली बच्चे जो 7 से 9 वर्ष हैं, 10 से 12 वर्ष हैं, 13 से 15 वर्ष हैं, उनके लिए है क्या है, अनाज पर डे कितना खाना चाहिए, दाल कितनी खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां कितनी खानी चाहिए, फल दूध कितना खाना चाहिए, सब वजन करके बताया गया है। अगर आप ऐसे खाएंगे तो ये आपकी बैलेंस डाइट होगी और अच्छे से जो है कि आप जो है अपनी बॉडी को लेकर चल सकते हैं। तो हम आपके एज का निकालते हैं। ये देखिए आप उम्र उम्मीद करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही आपकी उम्र होगी, 16 से 18 वर्ष या 18 से 20 वर्ष के बीच में होंगे आप। तो 18 से 20 वर्ष की उम्र में होंगे तो आप थोड़ा सा नीचे वाला चार्ट देखिएगा, नहीं तो ये देखिएगा। तो आपको देखिए अनाज खाना है, तो अगर लड़की है 13 से 18 वर्ष तो 420 ग्राम अनाज खाएंगी। अब ऐसा नहीं मुट्ठा मुट्ठा खाने लगे घरे जाके, नहीं, आपको पका हुआ, और ऐसा भी नहीं कि आपको तौल के खाना है जी, नहीं, आप जो है अपने पेट भर ही खाइए, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका वजन और आपका बॉडी मास इंडेक्स जिस तरह का है उसी हिसाब से ये सभी पोषक तत्व आपको लेने हैं, ठीक है। ये सभी जो है चीज़ें खानी है आपको, अभी आगे हम बताएंगे अच्छे से, और लड़के लोग भी देख लेंगे। तो ये चार्ट देख लीजिएगा कि कौन सी एज में कौन सी चीज़ें कैसे खानी चाहिए, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब हम बात करते हैं कि जो ये बैलेंस डाइट है इसको अफेक्ट कौन कौन करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग अ बैलेंस डाइट, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो बैलेंस डाइट है इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखिए पहली चीज़ है एज। अब फैक्टर कारक का अर्थ क्या हुआ कि जैसे बैलेंस डाइट है ना, तो ये उम्र के हिसाब से दी जाती है। ऐसा नहीं दूध पीने वाले बच्चे को और जो है कि 18 साल के बच्चे को एक ही डाइट दी जाएगी, नहीं,
यानी कि उम्र के अनुसार बैलेंस डाइट अलग अलग होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि उम्र एक फैक्टर है जो बैलेंस डाइट को अफेक्ट करेगी। छोटे बच्चे को उसके हिसाब की डाइट, बड़े लोगों को उसके हिसाब की डाइट। ठीक, तो ये हो गया आपका एज फैक्टर। ठीक है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बैलेंस डाइट जरूरी होती है छोटे बच्चों की, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों के शरीर का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बड़े लोगों से ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सोच रहे होंगे कि बड़े लोगों को ज़्यादा देना चाहिए, तो नहीं, बड़े लोगों की को तो देना चाहिए जितनी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रोथ को लेकर के, तो छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको पोषक तत्व थोड़े ज़्यादा देने चाहिए। अगला फैक्टर है जेंडर या सेक्स। अब जो है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे मान लीजिए अगर फीमेल है, तो फीमेल का जो है बैलेंस डाइट अलग होता है, मेल का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो मेल का बैलेंस डाइट होता है 2200 से 2500 या 2700 कैलोरी ना, 2200 से 2500 या 2700 भी हो जाता है जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। 2700 किलो कैलोरी जो है पर डे जो है इनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो महिलाएं हैं इनको जो है 1800 से 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है पर डे। ठीक, लेकिन यदि हम बात करें महिलाओं में ही अगर प्रेग्नेंट लेडी की, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको जो है 300-400 कैलोरी ऊर्जा ज़्यादा देनी होती है, लगभग पुरुषों के बराबर। ठीक है, और यदि वो महिला दूध पिला रही हैं तो उनको थोड़ा सा जो है पुरुषों से कम डाइट दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल महिलाओं से ज़्यादा दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये है कि जेंडर के बेसिस पे भी बैलेंस डाइट चेंज हो जाती है। ठीक, अगला है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में मान लीजिए कि कुछ लोग कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं, बैठ करके काम कर रहे हैं, तो उतना नहीं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, साइकिल से स्कूल जाते हैं या जॉब करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उनकी बैलेंस डाइट अलग होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रोफेशंस में वही है, प्रोफेशंस में डॉक्टर हैं तो उनको अलग डाइट दी जानी चाहिए, और जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, उनकी अलग डाइट होती है। फिजिकल कंडीशन एंड बॉडी, यानी कि आप देखेंगे कि कुछ लोग बीमार होते हैं, ठीक है, तो उनको डाइट उनके हिसाब की चाहिए होती है, और नॉर्मल लोगों की डाइट अलग होती है, उनकी फिजिकल कंडीशन क्योंकि अलग अलग है। तो ख़ास तौर पे जो बीमार होते हैं उनकी डाइट और नॉर्मल लोगों की डाइट अलग अलग होती है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स बैलेंस डाइट को अफेक्ट करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है ट्रेस एलिमेंट। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, पहले देख लो जी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा कि पेपर क्या है हमारा, इसका सिलेबस हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ज़रूरत क्यों है, दुनिया में क्या स्थिति है, भोजन गलत तरीके से खाने या ख़राब भोजन लेने से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। फिर उसके बाद हमने फूड की डिफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट्स की डिफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने पोषण क्या होता है इसको पढ़ा, फिर पोषण की स्थिति यानी कि न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होता है वो देखा। फिर हमने भोजन के प्रकार देखा, भोजन के 2 प्रकार देखा, पोषण के आधार पे और फंक्शन यानी कि काम के आधार पे। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कहाँ पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है, और कौन से जो है कि न्यूट्रिएंट्स लेने में कितनी एनर्जी मिलती है। उसके बाद हमने आपको दिखाया डाइट क्या होती है, डाइट के बाद हमने आपको बैलेंस डाइट बताया, बैलेंस डाइट के बाद हमने क्या बताया, बैलेंस डाइट के बाद हमने आपको बताया कि बैलेंस डाइट डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है, आरडीए। आरडीए का फुल फॉर्म क्या है आप लिख के बताइए। आरडीए क्या होता है हमने ये देख लिया। ठीक, आरडीए यानी कि बैलेंस डाइट को अफेक्ट करने वाले हमने ये 5 फैक्टर देख लिए। ठीक, अब अगला टॉपिक आता है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट क्या होता है, तो ट्रेस का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, यानी कि वे एलिमेंट जो हमारे शरीर में जिनकी ज़रूरत बहुत कम होती है, तो उनको हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हमने दाल चावल खूब चपट के खा लिया तो वो जो है बहुत ज़्यादा शरीर में चला गया, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर में आप समझ लीजिए कि मिलीग्राम में होते हैं,
बहुत ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो शरीर में दिक्कत हो जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी। अगर वो पोषक तत्व कम भी हो जाएंगे, ट्रेस एलिमेंट, तो भी दिक्कत हो जाएंगी। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे कुल पोषण का, ठीक है, ये हमारे कुल पोषण का 0.1% ही होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। बस इतने ही ट्रेस एलिमेंट हैं, ठीक। अब ये ट्रेस एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो है कहीं न कहीं जिंक हो जाते हैं, कापर हो जाते हैं, आयरन हो जाते हैं, सेलिनियम हो जाते हैं, आयोडीन हो जाते हैं। तो जो आयोडीन नमक खाते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में आयोडीन होता है, हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आयोडीन होता है। आयरन जो होता है बहुत कम मात्रा में है, ये नहीं कि आयरन लोहा पकड़ के खा जाए, नहीं, ये आयरन दूसरा ही होता है। ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, 0.1% ही होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए अब कहाँ पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए जिंक जो है ये इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी हमारे शरीर के विकास में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ को हेल्प करता है, आपको घाव वाव लग जाए तो उसको भरने में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हेल्प करता है। उसी तरह से जो कॉपर आप खाते हैं, तांबा ये नहीं कि बाहर से खाएं, कॉपर जो होता है आरबीसी को बैलेंस करता है, ब्लड वेसल्स को ठीक रखता है, नर्व सिस्टम अच्छा रहता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, बोन हड्डियाँ हेल्दी होती हैं। आयरन जो होता है ये हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल बनाता है। कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 को बनाता है, ठीक है, विटामिन B12 जो होता है उसका हिस्सा है, उसको बनने में मदद करता है। एंजाइम को जो है कहीं ना कहीं अच्छा रखता है। उसी तरह से आप देखिए क्रोमियम क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है आपका ये जो पोषक तत्व है, ठीक है, सेलेनियम डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और सेल डैमेज को जो है और इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये सब मोलिबेडनम का भी ये देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेस एलिमेंट हैं ये हमारे शरीर में पॉइंट में ही होते हैं, लेकिन हमारे शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ हेल्थ की। अब अगला टॉपिक आ गया ट्रेस एलिमेंट के बाद कि हेल्थ की डिफिनेशन क्या है। तो यदि कोई व्यक्ति अच्छे से अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहा है, उसका पाचन सही है, उसका श्वसन सही है, उसको जो है कि पूरा अच्छे से नींद आ रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि व्यक्ति फिजिकली और मेंटली और फिट है, ठीक है। तो डिफिनेशन हेल्थ की यही होती है कि अगर व्यक्ति फिजिकली और मेंटली सभी काम अच्छे से कर पाता है, सोसाइटी में अच्छे से अपना काम कर पा रहा है, तो वो हेल्दी है। अब हेल्थ जो होती है 6 टाइप की बताई जाती है, खास तौर पे 3 ही टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल, एक होती है मेंटल और एक होती है सोशल। तो ये हो गया फिजिकल, ये हो गया मेंटल, ये हो गया सोशल, लेकिन इसमें स्पिरिचुअल और इमोशनल भी जोड़ दिया गया है। तो खास तौर पे 3 तरीके की हेल्थ होती है कि आप फिजिकली फिट कब हैं, जब भोजन पच जाता है, नींद आपको अच्छी आ जाती है, आप जो है कि कहीं ना कहीं सांस वगैरह अच्छे ले पाते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह आपका ठीक है, तो ये फिजिकली फिट हैं। मेंटली फिट होने का अर्थ यह है कि आप अच्छे से सोच समझ पा रहे हैं, आपके पास कोई तनाव डिप्रेशन नहीं है, नींद अच्छी आ रही है, तो आप मेंटली फिट हैं। सोशल फिट हेल्दी तब माने जाएंगे जब लोगों से अच्छे से आप बात कर पा रहे हैं, उनका जो है कि रिएक्शन अच्छे से दे पा रहे हैं, पॉजिटिव, आपको गुस्सा कम आ रहा है, लोगों से हंस के खेल के बात कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका सोशल हेल्थ है। तो वही इमोशनल स्पिरिचुअल भी उसी का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है ना। तो इस चैप्टर में हमें जो है हेल्थ तक ही पढ़ना था, ठीक। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो चैप्टर होगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बड़े परेशान नहीं होना है। आप जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ नोट करते रहिएगा और आगे जो है धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी कराएंगे इन सभी का, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल अपना अपना ख्याल रखिए, अपने पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।